नमस्कार और हमारी इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे दौर की पड़ताल कर रहे हैं जो शीत युद्ध के बाद शुरू हुआ, जब दुनिया के मंच पर संयुक्त राज्य अमेरिका एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसका कोई गंभीर मुकाबला करने वाला नहीं था। इसी को अमेरिकी प्रभुत्व या कह लीजिए एक ध्रुवीय दुनिया का दौर कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल। एक बहुत ही दिलचस्प और अहम दौर। और हमारे पास समकालीन विश्व राजनीति से जुड़े कुछ स्रोत हैं जो हमें समझने में मदद करेंगे कि ये दबदबा कैसा है, कहाँ तक फैला है और इसकी सीमाएं क्या हैं। हम कुछ कहानियों के जरिए भी इसे महसूस करने की कोशिश करेंगे, जैसे बगदाद की आयशा, डरबन के जाबू और पर्थ के आंद्रे की कहानियां, ये समझने के लिए कि ये ग्लोबल पावर आम जिंदगियों पर कैसे असर डालती है। हाँ, वो कहानियां वाकई इस पूरे मामले को एक मानवीय चेहरा देती हैं। तो चलिए इस विषय की तहों को खोलते हैं। हमारा मकसद है अमेरिकी हेजेमनी यानी वर्चस्व के विचार को समझना, इसके अलग अलग पहलू जैसे सैन्य, आर्थिक, सांस्कृतिक असर, और ये भी जानना कि भारत जैसे देश इस माहौल में क्या कर रहे हैं या क्या कर सकते हैं। और ये सवाल भी कि क्या इस दबदबे को कोई चुनौती मिल रही है और क्या इससे पार पाया जा सकता है। बिल्कुल। तो कहानी शुरू करते हैं 1991 से। सोवियत संघ अचानक बिखर गया, एक महाशक्ति गायब, और अमेरिका दुनिया की इकलौती सुपर पावर के तौर पर खड़ा था, शायद पहले से भी ज्यादा मजबूत। क्या यहीं से ये अमेरिकी वर्चस्व का दौर सही मायनों में शुरू हुआ? देखिए, हाँ, ये एक बहुत बड़ा मोड़ था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दो बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात तो ये कि अमेरिकी ताकत की जड़ें या कहें कि उसके कुछ पहलू 1991 से भी पहले जाते हैं, शायद दूसरे विश्व युद्ध के अंत तक, 1945 तक। अच्छा। ताफ करना शुरू नहीं किया। ये समझने में थोड़ा वक्त लगा कि दुनिया वाकई एक नए अमेरिकी दबदबे वाले दौर में आ गई है। धीरे धीरे ये चीज साफ हुई। तो ये प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ी? अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला किया, कब्जा कर लिया। बातचीत फेल हुई तो यूएन ने इजाजत दी कि बल प्रयोग करके कुवैत को आजाद कराया जाए। हाँ, और तब के अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश, उन्होंने इसे नई विश्व व्यवस्था यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत कहा था। हाँ, वो जुमला काफी मशहूर हुआ था। बिल्कुल। और इसके बाद हुआ पहला खाड़ी युद्ध, जिसे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा गया। कहने को तो ये 34 देशों का गठबंधन था, यूएन का ऑपरेशन था, पर असल में ये अमेरिकी शो ही था। हाँ, काफी हद तक। अमेरिकी जनरल नॉर्मन श्वार्ज़कॉफ कमांडर थे और लगभग सोचिए 75% सैनिक अमेरिकी थे। सद्दाम हुसैन ने भले ही इसे सभी युद्धों की मां कहा हो, लेकिन इराकी सेना ज्यादा देर टिक नहीं पाई। और इस युद्ध ने दुनिया को क्या दिखाया अमेरिका की ताकत के बारे में? इसने अमेरिका की जबरदस्त सैन्य और खासकर तकनीकी ताकत का नमूना पेश किया। दुनिया ने पहली बार शायद इतने बड़े पैमाने पर स्मार्ट बम देखे। हाँ, कंप्यूटर वॉर जैसा कुछ कहा गया था। बिल्कुल। और टीवी पर जो लाइव कवरेज हुई उसने इसे एक तरह का वीडियो गेम वॉर बना दिया। लोगों ने घर बैठे युद्ध देखा। और एक दिलचस्प बात ये भी सामने आई कि अमेरिका ने इस युद्ध पर जितना खर्च किया, उससे ज्यादा पैसा उसने अपने सहयोगी देशों जैसे जर्मनी, जापान, सऊदी अरब, इनसे वसूल लिया। अच्छा। हाँ, और इसी दौरान हाईवे ऑफ डेथ जैसी भयानक घटना भी हुई। पीछे हटते इराकी सैनिकों पर हवाई हमले हुए, जिसे कई पर्यवेक्षकों ने युद्ध अपराध तक कहा। ये सब अमेरिकी ताकत के बेधड़क इस्तेमाल के उदाहरण थे। लेकिन मजे की बात यह है कि इतनी बड़ी सैन्य जीत के बाद भी जॉर्ज H.W. बुश 1992 का चुनाव हार गए। हाँ, ये भी हुआ। फिर बिल क्लिंटन आए, 8 साल रहे। और उनके समय में ऐसा लगा कि अमेरिका थोड़ा दुनिया के पचड़ों से हट गया है, मतलब अपने घरेलू मामलों पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। हाँ, बाहर से देखने पर ऐसा लगा जरूर। विदेश नीति में भी जैसे लोकतंत्र का प्रचार, जलवायु परिवर्तन, विश्व व्यापार, इन सॉफ्ट इश्यूज पर ज्यादा जोर दिखा। लेकिन क्या सैन्य दखल बिल्कुल बंद हो गया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्लिंटन के दौर में भी जरूरत पड़ने पर अमेरिका ने सैन्य ताकत का इस्तेमाल किया, जैसे 1999 में कोसोवो में। युगोस्लाविया की कार्रवाइयों के जवाब में नाटो ने, जिसकी अगुवाई अमेरिका ही कर रहा था, 2 महीने से ज्यादा बमबारी की। मिलोसेविच की सरकार गिर गई। अच्छा। और एक और बड़ा उदाहरण है 1998 का। केन्या और तंजानिया में अमेरिकी दूतावासों पर बम हमले हुए थे, अलकायदा से जुड़े। हाँ, मुझे याद है। तो राष्ट्रपति क्लिंटन ने ऑपरेशन इन्फिनिट रीच का आदेश दिया। सूडान और अफगानिस्तान में अलकायदा के ठिकानों पर क्रूज मिसाइलें दागी गईं, और इसके लिए अमेरिका ने यूएन की मंजूरी या अंतर्राष्ट्रीय कानून की, कह सकते हैं, ज्यादा परवाह नहीं की। आरोप ये भी लगे
कि कुछ निशाने सिविलियन थे, आम नागरिक ठिकाने। तो ये एक तरह से आने वाले वक्त का इशारा था कि अमेरिका जरूरत पड़ने पर अकेले भी कार्रवाई कर सकता है। और फिर वो तारीख आई जिसने शायद सब कुछ बदल दिया। 11 सितंबर 2001। 911। हाँ, 911। 19 अपहरणकर्ताओं ने 4 अमेरिकी विमानों को कब्जे में लिया। न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स, वॉशिंगटन के पास पेंटागन, इनसे टकरा दिया। चौथा विमान पेंसिल्वेनिया के खेत में गिरा। एक भयानक हमला, करीब 3000 लोग मारे गए। अमेरिका के इतिहास में, मतलब 1776 में देश बनने के बाद से, अपनी जमीन पर यह सबसे गंभीर हमला था। हाँ, यकीनन। और अमेरिका का जवाब भी उतना ही तेज और कह सकते हैं भयंकर था। जॉर्ज डब्ल्यू बुश उस वक्त राष्ट्रपति थे। जॉर्ज H.W. बुश के बेटे। हाँ, बुश प्रशासन ने आतंक पर वैश्विक युद्ध यानी ग्लोबल वॉर ऑन टेरर छेड़ दिया। और इसका पहला बड़ा निशाना अफगानिस्तान बना। बिल्कुल। ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम निशाना मुख्य रूप से अलकायदा और अफगानिस्तान में तालिबान का शासन था। तालिबान सरकार तो खैर आसानी से गिर गई, लेकिन तालिबान और अलकायदा के बचे हुए लोग सक्रिय रहे और दुनिया भर में हमले भी करते रहे। और इसी दौरान एक और चीज हुई। अमेरिकी सेना ने दुनिया भर में गिरफ्तारियां की। अक्सर तो जिस देश में गिरफ्तारी हो रही है उसकी सरकार को खबर तक नहीं होती थी। अच्छा, ये कैसे मुमकिन हुआ? यही तो अमेरिकी ताकत का एक पहलू है। इन लोगों को खुफिया जेलों में रखा गया। कुछ को क्यूबा में अमेरिका का जो नौसैनिक अड्डा है गुआंटानामो बे, वहां ले जाया गया। हाँ, गुआंटानामो बे का नाम तो बहुत सुना है। वहां जो कैदी थे उन्हें ना तो अंतर्राष्ट्रीय कानून की कोई सुरक्षा हासिल थी, ना अपने देश के कानून की और ना ही अमेरिका के कानून की। यूएन के प्रतिनिधियों तक को उनसे मिलने की इजाजत नहीं थी। ये दिखाता है कि अमेरिका कैसे नियमों से परे जाकर भी काम कर सकता था। और इसके बाद इराक का नंबर आया 2003 में। हाँ, 19 मार्च 2003 अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के कोड नेम से इराक पर हमला कर दिया। इस बार यूएन ने हमले की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन फिर भी कई देश साथ आ गए। हाँ, 40 से ज्यादा देश अमेरिका के बनाए इच्छुकों के गठबंधन यानी कोएलिशन ऑफ द विलिंग में शामिल हो गए। और बहाना क्या बनाया गया, मतलब घोषित उद्देश्य क्या था? घोषित उद्देश्य था इराक को सामूहिक विनाश के हथियार WMD बनाने से रोकना। लेकिन वो तो कभी मिले ही नहीं। बिल्कुल नहीं मिले। तो अब यह माना जाता है कि हमले के पीछे शायद दूसरे मकसद थे, जैसे इराकी तेल के भंडारों पर नियंत्रण करना या वहां एक ऐसी सरकार बनाना जो अमेरिका के हिसाब से चले। सद्दाम हुसैन की सरकार तो जल्दी गिर गई, लेकिन अमेरिका इराक को शांत नहीं कर पाया। इसके बजाय अमेरिकी कब्जे के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह शुरू हो गया। और इसमें अमेरिका का भी काफी नुकसान हुआ। हाँ, अमेरिका ने 3000 से ज्यादा सैनिक खोए। इराकी हताहतों की संख्या तो बहुत ही ज्यादा है। एक अनुमान है कि हमले के बाद से 50,000 से ज्यादा इराकी नागरिक मारे गए हैं। 50,000? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, और अब ज्यादातर लोग मानते हैं कि इराक पर अमेरिकी हमला सैन्य और राजनीतिक दोनों ही नजरियों से एक बड़ी विफलता थी। इसने अमेरिकी ताकत की सीमाएं भी उजागर कर दी। तो ये सारी घटनाएं हमें वापस उसी सवाल पर लाती हैं। ये हेजेमनी या वर्चस्व जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, इसका असल मतलब क्या है? राजनीति तो शक्ति का ही खेल है ना? बिल्कुल। और दुनिया की राजनीति में भी देश लगातार ताकत हासिल करने और बनाए रखने की कोशिश करते हैं। सैन्य ताकत, आर्थिक दबदबा, राजनीतिक असर, यहाँ तक कि सांस्कृतिक श्रेष्ठता। हाँ। शीत युद्ध में ये ताकत 2 खेमों में बटी थी, अमेरिका और सोवियत संघ। सोवियत संघ के पतन के बाद दुनिया में सिर्फ एक बड़ी शक्ति बची, अमेरिका। इसी स्थिति को एक ध्रुवीय यानी यूनिपोलर कहते हैं, पर शायद हेजेमनी शब्द ज्यादा बेहतर तरीके से इसे बयान करता है। क्यों? हेजेमनी शब्द की जड़ें प्राचीन ग्रीस में हैं। वहां एथेंस नाम के शहर का दूसरे शहरों पर जो दबदबा था, उसके लिए यह शब्द इस्तेमाल होता था। आज के संदर्भ में इसके 3 अलग-अलग मतलब समझे जा सकते हैं। ये सिर्फ एक ध्रुवीय होने से ज्यादा गहरी बात है। अच्छा, तो पहला मतलब क्या है? पहला है कठोर शक्ति के रूप में वर्चस्व, हेजेमनी एज हार्ड पावर। इसका सीधा ताल्लुक सैन्य क्षमता से है। मतलब किस देश की फौज कितनी ताकतवर है, किसके पास ज्यादा हथियार हैं, बेहतर टेक्नोलॉजी है। जैसे वो बगदाद की आयशा की कहानी, जिसका पैर अमेरिकी मिसाइल हमले में चला गया था। हाँ बिल्कुल, वो कठोर शक्ति का एक बहुत ही दुखद और सीधा नतीजा था। वो मिसाइल अमेरिका की सैन्य ताकत का प्रतीक थी, जिसने एक इंसान के जिस्म को तोड़ा, भले ही शायद उसके हौसले को नहीं। ये दिखाता है कि सैन्य शक्ति का असर कितना वास्तविक और विनाशकारी हो सकता है।
तो आज अमेरिका की सैन्य ताकत किस स्तर पर है? देखिए, समकालीन अमेरिकी शक्ति का आधार उसकी जबरदस्त सैन्य श्रेष्ठता है। ये श्रेष्ठता दो तरह की है। एक तो निरपेक्ष मतलब एब्सोल्यूट, मतलब अमेरिका ग्रह पर कहीं भी किसी भी वक्त बहुत सटीकता से और घातक रूप से हमला कर सकता है, वो भी अपनी सेना को कम से कम खतरे में डालकर। और दूसरी है सापेक्ष, रिलेटिव, मतलब आज दुनिया में कोई और शक्ति सैन्य मामलों में उसके आसपास भी नहीं फटकती। आप अंदाजा लगाइए, अमेरिका अकेले जितना सैन्य खर्च करता है वो अगले 12 देशों के कुल मिलाकर सैन्य खर्च से भी ज्यादा है। 12 देश? हाँ, और इसका भी एक बड़ा हिस्सा सैन्य अनुसंधान और विकास यानी टेक्नोलॉजी पर खर्च होता है। तो ये सिर्फ ज्यादा पैसे की बात नहीं है, ये एक गुणात्मक, एक तकनीकी खाई है जिसे कोई और देश फिलहाल पाट नहीं सकता। लेकिन जैसा आपने पहले कहा, इराक आक्रमण ने यह भी दिखाया कि सिर्फ सैन्य ताकत ही सब कुछ नहीं है। बिल्कुल सही। इराक ने अमेरिकी कमजोरियों को भी उजागर किया, खास तौर पर कब्जे वाले क्षेत्र में व्यवस्था बनाए रखने यानी पुलिसिंग करने में। देखिए, सैन्य शक्ति के मोटे तौर पर 4 काम होते हैं: जीतना, रोकना या डराना, दंडित करना और पुलिसिंग यानी जीते हुए इलाके में अमन चैन कायम रखना। अमेरिका जीतने, डराने और दंडित करने में तो बहुत मजबूत है, लेकिन इराक और अफगानिस्तान ने दिखाया कि पुलिसिंग वाले काम में उसकी कमजोरियां सामने आ जाती हैं। अच्छा, तो ये हुआ हार्ड पावर यानी कठोर शक्ति। वर्चस्व का दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू है संरचनात्मक शक्ति के रूप में वर्चस्व। ये थोड़ा अलग है। इसका ताल्लुक विश्व अर्थव्यवस्था की बनावट या उसके ढांचे से है। वो कैसे? सोच ये है कि एक खुली हुई विश्व अर्थव्यवस्था को चलाने और बनाए रखने के लिए एक प्रमुख शक्ति, एक हेजेमॉन की जरूरत होती है। ये शक्ति व्यवस्था के नियम बनाती है, उन्हें बनाए रखती है और अक्सर इस प्रक्रिया में अपने फायदे का भी ख्याल रखती है। ये शक्ति तय करती है कि दुनिया में व्यापार कैसे होगा, पैसा कैसे बहेगा। क्या इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं? हाँ, जैसे वैश्विक सार्वजनिक वस्तुएं, ग्लोबल पब्लिक गुड्स। ये ऐसी चीजें होती हैं जिनका इस्तेमाल अगर एक व्यक्ति करे तो दूसरों के लिए वो कम नहीं हो जाती, जैसे साफ हवा या सड़कें। ठीक है। अब विश्व अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सोचिए, समुद्री संचार मार्ग यानी सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन या SLOCs, ये व्यापार के लिए बेहद जरूरी हैं। हाँ, ज्यादातर व्यापार तो समुद्र से ही होता है। बिल्कुल, खुली SLOs के बिना मुक्त व्यापार संभव ही नहीं है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब ब्रिटिश नौसेना कमजोर पड़ गई, तब से अमेरिकी नौसेना ही ज्यादातर इन समुद्री रास्तों को खुला और सुरक्षित रखने की भूमिका निभा रही है। ये एक तरह की संरचनात्मक शक्ति है। और कोई उदाहरण? इंटरनेट का भी जिक्र था शायद। हाँ, इंटरनेट। ये 1950 के दशक में एक अमेरिकी सैन्य अनुसंधान परियोजना के तौर पर शुरू हुआ था। आज भी ये काफी हद तक अमेरिकी सरकार के नियंत्रण वाले सैटेलाइट नेटवर्क पर निर्भर करता है। ये दिखाता है कि कैसे अमेरिका दुनिया के हर हिस्से, अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र और टेक्नोलॉजी के हर क्षेत्र में मौजूद है। आंकड़ों में ये शक्ति कैसे दिखती है? विश्व अर्थव्यवस्था में अमेरिका का हिस्सा लगभग 24% है, विश्व व्यापार में लगभग 14% और शायद ही कोई ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र हो जिसमें दुनिया की शीर्ष 3 फर्मों में कोई अमेरिकी फर्म न हो। तो अमेरिका की ये जो आर्थिक प्रधानता है, ये उसकी संरचनात्मक शक्ति से गहराई से जुड़ी है। मतलब वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक खास तरीके से आकार देने की शक्ति। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने जो ब्रेटन वुड्स प्रणाली स्थापित की थी, जिसमें विश्व बैंक, IMF, WTO जैसी संस्थाएं शामिल हैं, वो आज भी विश्व अर्थव्यवस्था की मूल संरचना है। इसका एक बहुत दिलचस्प उदाहरण हमारे श्रोतों में MBA डिग्री का दिया गया था। ये विचार कि बिजनेस को एक पेशे की तरह यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा सकता है, ये खासतौर पर अमेरिकी है। हाँ, ये बहुत अच्छा उदाहरण है संरचनात्मक शक्ति का। ये विचार कि बिजनेस बाकायदा एक एकेडमिक विषय है, एक पेशा है जिसे यूनिवर्सिटी में सिखाया जा सकता है, ये अद्वितीय रूप से अमेरिकी है। दुनिया का पहला बिजनेस स्कूल, वॉटन स्कूल, 1881 में अमेरिका में ही स्थापित हुआ था। और अमेरिका के बाहर? अमेरिका के बाहर पहला MBA कोर्स 1950 में शुरू हुआ। और आज देखिए, ये दुनिया भर में कितनी प्रतिष्ठित और जरूरी डिग्री मानी जाती है। और यही बात हमें डरबन के जाबो की कहानी पर वापस लाती है ना, जी, जिसके पिता चाहते हैं कि वो पेंटिंग छोड़कर MBA करे। बिल्कुल।
ये दिखाता है कि कैसे अमेरिका की संरचनात्मक शक्ति दूर दराज के देशों में लोगों की सोच, उनके सपनों और उनके करियर के फैसलों तक को प्रभावित करती है। जाबू के पिता को लगता है कि बेटे की सफलता और अच्छे जीवन का रास्ता MBA से होकर ही गुजरता है, क्योंकि ये विचार विश्व स्तर पर स्थापित हो चुका है। तो हार्ड पावर और स्ट्रक्चरल पावर के बाद तीसरा पहलू कौन सा है? तीसरा पहलू है वर्चस्व का रूप, सॉफ्ट पावर। ये वर्चस्व का वैचारिक या कह लीजिए सांस्कृतिक आयाम है। यानी विचारों का खेल। हाँ, एक तरह से ये सहमति निर्माण की क्षमता के बारे में है। यहाँ जो प्रमुख वर्ग या देश है वो सिर्फ सैन्य शक्ति या पैसे का ही इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि अपने विचारों, अपनी संस्कृति, अपनी जीवन शैली का भी इस्तेमाल करता है। किस लिए? ताकि जो दूसरे कमजोर देश या वर्ग हैं उनके व्यवहार को इस तरह से ढाला जा सके कि वो प्रमुख शक्ति के हितों के मुताबिक हो। यहाँ रजामंदी हासिल की जाती है, जोर जबरदस्ती नहीं। और सहमति अक्सर जोर जबरदस्ती से कहीं ज्यादा प्रभावी और टिकाऊ होती है ना? हाँ, ये बात तो है। तो अमेरिका का सांस्कृतिक असर भी उसके दबदबे का एक बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल। आज दुनिया में अमेरिका का जो प्रभुत्व है वो सिर्फ उसकी फौज और उसकी दौलत पर ही नहीं टिका है, बल्कि उसकी सांस्कृतिक उपस्थिति पर भी आधारित है। अच्छे जीवन का मतलब क्या है, व्यक्तिगत सफलता कैसे हासिल की जाए, इन सब के बारे में जो आम धारणाएं हैं, जो सपने दुनिया भर के लोग देखते हैं, वो काफ़ी हद तक 20वीं सदी के अमेरिका में जो तौर तरीके प्रचलित थे उन्हीं से निकले हैं। इसी को सॉफ्ट पावर कहते हैं। हाँ, यही सॉफ्ट पावर है। बल प्रयोग करने के बजाय फुसलाने की क्षमता, अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता। कई बार तो हम इसके इतने आदी हो जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम प्रभावित हो रहे हैं। जैसे वो पर्थ में रहने वाले आंद्रे और उसकी कूल ब्लू जीन्स की कहानी। हाँ, वो एकदम सटीक उदाहरण है। जब आंद्रे के माता पिता सोवियत संघ में युवा थे तो ब्लू जीन्स उनकी पूरी पीढ़ी के लिए मुक्ति या आजादी का प्रतीक बन गई थी। एक ऐसी चीज जो पश्चिम से आती थी, जो अलग थी। लोग उसके लिए काफी कुछ करने को तैयार थे। हाँ, बताया गया है कि लोग साल भर की कमाई खर्च करके ब्लैक मार्केट में विदेशी पर्यटकों से वो जीन्स खरीदते थे। सोचिए, तो सोवियत पीढ़ी के लिए ब्लू जीन्स सिर्फ एक कपड़ा नहीं थी, वो अच्छे जीवन की उन आकांक्षाओं का प्रतीक बन गई थी जो उनके अपने देश में उन्हें उपलब्ध नहीं दिखती थी। तो अमेरिका ने शीत युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं जीता। नहीं, अमेरिका ने शीत युद्ध के दौरान सॉफ्ट पावर और संरचनात्मक शक्ति के क्षेत्र में भी सोवियत संघ पर एक बहुत बड़ी जीत हासिल की। एक जीन्स जैसी मामूली चीज ने समाज में पीढ़ियों के बीच सोच का कितना बड़ा फर्क पैदा कर दिया था। ये सॉफ्ट पावर की ताकत है। यानी सॉफ्ट पावर, ये तो जबरदस्त ताकत लगती है। लेकिन क्या ये अमेरिकी शक्ति असीमित है? क्या इस पर कोई लगाम नहीं है? इतिहास तो बताता है कि बड़े बड़े साम्राज्य अंदरूनी कमजोरियों से ही डहते हैं। आपने बिल्कुल सही नुक्ता उठाया है। कोई भी ताकत असीमित नहीं होती, और अमेरिकी वर्चस्व की सबसे बड़ी बाधाएं या रुकावटें भी शायद अमेरिका के भीतर ही मौजूद हैं। हम कम से कम 3 मुख्य बाधाएं पहचान सकते हैं। कौन कौन सी? पहली है अमेरिकी राज्य की संस्थागत संरचना, इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर। मतलब वहां की सरकार जिस तरह से बनी है। सरकार की 3 शाखाएं हैं, कार्यपालिका, राष्ट्रपति, विधायिका, कांग्रेस, और न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट। इनके बीच शक्तियों का जो बंटवारा है वो कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति द्वारा अमेरिकी सैन्य शक्ति के अनियंत्रित या मनमाने इस्तेमाल पर एक महत्वपूर्ण रोक लगाता है। कांग्रेस युद्ध की घोषणा करती है, बजट पास करती है। अच्छा, तो एक तरह का इंटरनल चेक एंड बैलेंस सिस्टम है। हाँ, बिल्कुल। दूसरी बाधा भी घरेलू ही है, और वो अमेरिकी समाज की खुली प्रकृति से पैदा होती है। खुली प्रकृति से क्या मतलब है? मतलब वहां बहस मुबाहिसे की गुंजाइश है। अमेरिकी मास मीडिया भले ही कभी-कभी किसी खास नजरिए को ज्यादा बढ़ावा देता दिखे, लेकिन अमेरिकी राजनीतिक संस्कृति में सरकार के उद्देश्यों और उसके तौर तरीकों के बारे में एक गहरा संदेह, एक शक का भाव हमेशा मौजूद रहता है। लोग सवाल उठाते हैं, विरोध करते हैं, और इसका असर पड़ता है। हाँ, लंबे समय में देखा जाए तो ये चीज विदेशों में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई पर एक बड़ी बाधा डाल सकती है या डालती है। जनता का समर्थन बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और तीसरी बाधा आपने कहा था 3 है। तीसरी बाधा शायद सबसे महत्वपूर्ण है, और ये अंतर्राष्ट्रीय है, यानी अमेरिका के बाहर से। कौन सी? प्रयोग को कुछ हद तक नियंत्रित कर सकता है, वो है नाटो। नाटो वो तो अमेरिका का ही बनाया हुआ सैन्य गठबंधन है। हाँ, लेकिन उसमें ज्यादातर देश लोकतंत्र हैं और उनकी अर्थव्यवस्थाएं बाजार आधारित हैं। ये अमेरिका के महत्वपूर्ण सहयोगी हैं।
अमेरिका का भी इस गठबंधन को जीवित रखने में बहुत गहरा हित है। इसलिए ये संभव है कि नाटो में जो उसके सहयोगी हैं वो कभी-कभी अमेरिकी वर्चस्व के बेलगाम इस्तेमाल को थोड़ा संयमित कर सकें, उस पर लगाम लगा सकें, क्योंकि अमेरिका को उनकी जरूरत है। ये दिलचस्प बात है। अब आते हैं भारत पर। इस पूरी कहानी में भारत कहाँ फिट होता है? शीत युद्ध के दौरान तो भारत की नजदीकी सोवियत संघ से ज्यादा थी। हाँ बिल्कुल, भारत अमेरिकी खेमे से अलग था, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा था, लेकिन उसकी दोस्ती सोवियत संघ से काफी गहरी थी। तो सोवियत संघ के पतन के बाद भारत अचानक अकेला पड़ गया एक तरह से। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने अपना एक महत्वपूर्ण साथी खो दिया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यही वो समय था जब भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को उदार बनाने और उसे वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने का बड़ा फैसला किया। हाँ, 1991 के आर्थिक सुधार। बिल्कुल। इस नई आर्थिक नीति और हाल के वर्षों में भारत की जो प्रभावशाली आर्थिक विकास दर रही है, उसने भारत को अमेरिका सहित कई देशों के लिए एक आकर्षक आर्थिक भागीदार बना दिया है। और हाल के सालों में भारत अमेरिका संबंधों में कुछ नए पहलू भी जुड़े हैं, टेक्नोलॉजी और भारतीय अमेरिकी समुदाय की भूमिका। हाँ, ये दो नए और बहुत महत्वपूर्ण कारक उभरे हैं, तकनीकी आयाम और भारतीय अमेरिकी प्रवासियों, इंडियन अमेरिकन डायस्पोरा की भूमिका। और ये दोनों आपस में काफी जुड़े हुए भी हैं। कैसे? उदाहरण के लिए आप देखिए कि भारत जो कुल सॉफ्टवेयर निर्यात करता है, उसका लगभग 65% हिस्सा अमेरिका ही खरीदता है। 65%? हाँ, या ये अनुमान लगाया जाता है कि बोइंग जैसी बड़ी अमेरिकी कंपनी के तकनीकी कर्मचारियों में 35% भारतीय मूल के हैं। सिलिकॉन वैली में जो अमेरिका का टेक्नोलॉजी हब है, वहाँ करीब 3 लाख भारतीय काम करते हैं, और वहाँ जितने भी हाईटेक स्टार्टअप शुरू होते हैं, उनमें से लगभग 15% भारतीय अमेरिकियों द्वारा शुरू किए जाते हैं। तो ये लोग एक पुल का काम करते हैं। तो ऐसे में भारत के सामने बड़ा सवाल है कि वो अमेरिका के साथ किस तरह का रिश्ता रखना चाहता है, खासकर इस वैश्विक वर्चस्व के दौर में। जाहिर है इस पर भारत के अंदर भी अलग अलग राय होंगी। हाँ बिल्कुल। हमारे स्रोतों के आधार पर देखें तो भारत के भीतर कम से कम 3 अलग अलग रणनीतियों पर बहस होती दिखती है। पहली कौन सी है? पहली रणनीति उन विश्लेषकों की है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को मुख्य रूप से सैन्य शक्ति के नजरिए से देखते हैं। वो भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती नज़दीकी को लेकर थोड़े आशंकित है, उन्हें चिंता है। वो चाहेंगे कि भारत वॉशिंगटन से एक निश्चित दूरी बनाए रखे और अपनी खुद की व्यापक राष्ट्रीय शक्ति बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करें। लोकसभा बहस के हवाले से देखें तो ये वामपंथी दलों की स्थिति से मिलता जुलता है। ठीक है, यानी अमेरिका से दूरी। दूसरी रणनीति क्या है? दूसरी रणनीति वाले विश्लेषक ये मानते हैं कि अमेरिका और भारत के हितों में कई समानताएं हैं और ये बढ़ती हुई नज़दीकी भारत के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। वो एक ऐसी रणनीति की वकालत करते हैं जिससे भारत अमेरिकी वर्चस्व के इस दौर का फायदा उठा सके, जहां दोनों के हित मिलते हों। उनका तर्क है कि अमेरिका का विरोध करना एक व्यर्थ की रणनीति है, इससे भारत का ही नुकसान होगा। लोकसभा बहस में ये तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की स्थिति के करीब लगता है, यानी अमेरिका के साथ मिलकर काम करना। और तीसरी? तो विश्लेषकों का एक तीसरा समूह है जो ये कहेगा कि भारत को विकासशील दुनिया के देशों का एक गठबंधन बनाने में नेतृत्व करना चाहिए। समय के साथ ये गठबंधन ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है और शायद अमेरिकी हेजेमॉन को उसके दबदबे वाले तौर तरीकों से रोकने या उसे कम करने में सफल हो। लोकसभा बहस में ये बीजेपी नेता की स्थिति से कुछ मिलता जुलता है, जो अमेरिका से अच्छे संबंध तो चाहते हैं लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा की कीमत पर नहीं। तो ये 3 अलग अलग नजरिए हैं। हाँ, और निष्कर्ष शायद यही निकलता है कि भारत अमेरिका संबंध इतने जटिल और बहुआयामी हैं कि उन्हें किसी एक सीधी साधी रणनीति से नहीं संभाला जा सकता। भारत को अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को निभाने के लिए विदेश नीति की अलग अलग रणनीतियों का एक सही मिश्रण, एक उपयुक्त मिक्स विकसित करने की जरूरत है, जो वक्त और हालात के हिसाब से बदलता रहे। बिल्कुल। तो अब आखिरी सवाल, ये अमेरिकी वर्चस्व कब तक चलेगा? क्या हम इससे आगे बढ़ सकते हैं? इतिहास हमें क्या बताता है? इतिहास तो यही बताता है कि किसी का भी वर्चस्व हमेशा कायम नहीं रहता। हमने फ्रांस 1660-13 और ब्रिटेन 1860-1910 के वर्चस्व के दौर देखे हैं, वो भी खत्म हुए।
शक्ति संतुलन की जो राजनीति होती है वो समय के साथ सबसे ताकतवर देश यानी हेजेमन की सापेक्ष शक्ति को कम कर ही देती है। दूसरे देश मजबूत होते जाते हैं या मिलकर उसका मुकाबला करते हैं। लेकिन आज के दौर में और आने वाले नजदीकी भविष्य में क्या लगता है? देखिए, नजदीकी भविष्य में तो कोई भी अकेला देश सैन्य रूप से अमेरिका को संतुलित करने यानी उसके बराबर आने के आसपास भी नहीं दिखता। और मिलकर कोई गठबंधन? चीन, भारत और रूस जैसे बड़े देशों के बीच आपस में ही इतने मतभेद हैं कि अमेरिका के खिलाफ कोई बड़ा कारगर सैन्य गठबंधन बनने की संभावना भी फिलहाल तो कम ही लगती है। तो फिर दूसरे देश क्या कर सकते हैं? उनके पास क्या विकल्प हैं? कुछ रणनीतियां हैं जिन पर देश विचार करते हैं या अमल करते हैं। एक रणनीति है बैंड वैगनिंग। बैंड वैगनिंग, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है जो ताकतवर है उसी की गाड़ी में सवार हो जाओ, यानी वर्चस्वशाली शक्ति ने जो अवसर बनाए हैं उनका लाभ उठाओ। अगर आपको आर्थिक विकास करना है तो व्यापार चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, निवेश चाहिए, और ये सब हेजेमॉन यानी अमेरिका के साथ काम करके शायद सबसे आसानी से मिल सकता है। तो विरोध करने के बजाय उसके साथ चलो और अपना फायदा देखो। ठीक है, और दूसरी रणनीति? दूसरी रणनीति है छिपना, यानी जो प्रमुख शक्ति है उससे जितना हो सके दूर रहो, उसकी नजरों में मत आओ, उसे बेवजह नाराज करने का कोई काम मत करो। चीन, रूस, यूरोपीय संघ ये सब अलग अलग तरीकों से कोशिश करते हैं कि रडार से नीचे रहें, ज्यादा नजर में ना आए। लेकिन क्या ये बड़े देशों के लिए लंबे समय तक मुमकिन है? शायद नहीं। चीन या भारत जैसे बड़े और उभरते देशों के लिए हमेशा छिपे रहना संभव नहीं लगता। ये रणनीति शायद छोटे देशों के लिए ज्यादा कारगर हो सकती है। तो क्या प्रतिरोध या चुनौती कहीं और से आ सकती है? जरूरी है कि कोई देश ही अमेरिका को चुनौती दे? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और शायद भविष्य की राजनीति इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। कुछ लोगों का मानना है कि अमेरिकी वर्चस्व का असली प्रतिरोध अब राज्यों से नहीं बल्कि गैर राज्यकर्ताओं यानी नॉन स्टेट एक्टर्स से आ सकता है। गैर राज्यकर्ता मतलब कौन? मतलब ऐसे समूह या संगठन जो सरकारें नहीं हैं, जैसे गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओज, सामाजिक आंदोलन, जनमत यानी आम लोगों की राय, मीडिया के कुछ हिस्से, बुद्धिजीवी, कलाकार, लेखक, ये सब। और ये कैसे चुनौती देंगे? ये चुनौतियां ज्यादातर आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में उभरेंगी। ये विभिन्नकर्ता, ये लोग और समूह अमेरिकी नीतियों की आलोचना करने और उनका प्रतिरोध करने के लिए राष्ट्रीय सीमाओं के पार जाकर यहाँ तक कि खुद अमेरिकियों सहित दूसरे देशों के लोगों के साथ संबंध बना सकते हैं, नेटवर्क बना सकते हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया इसमें बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। जैसे कहा जाता है ना कि हम सब अब एक वैश्विक गांव में रहते हैं। हाँ, ग्लोबल विलेज। क्योंकि दुनिया तो यही एक है। सही बात है। तो ऐसी सूरत में शायद प्रतिरोध करना, आवाज उठाना ही एकमात्र उपलब्ध विकल्प बचता है। तो आज हमने अमेरिकी वर्चस्व के कई आयामों को समझने की कोशिश की, उसकी सैन्य ताकत, उसकी आर्थिक पकड़ और उसके सांस्कृतिक असर को भी। साथ ही हमने उन बाधाओं और चुनौतियों पर भी नजर डाली जो इसके सामने हैं, जिसमें भारत के अपने विकल्प भी शामिल हैं। हाँ, और हमने आयशा, जाबू और आंद्रे की कहानियों के जरिए ये भी महसूस किया कि ये बड़ी बड़ी वैश्विक राजनीति की बातें कैसे दुनिया भर में आम लोगों की जिंदगियों को सीधे सीधे छूती हैं, उन्हें प्रभावित करती हैं। बिल्कुल। तो अंत में हमारे श्रोताओं के लिए सोचने को क्या छोड़ें? एक विचार ये हो सकता है, इतिहास हमें बताता है कि वर्चस्व स्थायी नहीं होता, ये हमने देखा। लेकिन शायद भविष्य में इसका कम होना या खत्म होना सिर्फ देशों के बीच शक्ति संतुलन बदलने से ही नहीं होगा, बल्कि जैसा कि हमने अभी चर्चा की, शायद इन विविध गैर राज्यकर्ताओं और वैश्विक नेटवर्कों द्वारा इसकी वैधता पर, इसके मूल्यों पर, इसके तौर तरीकों पर लगातार सवाल उठाने से होगा। तो क्या वैश्विक गांव के निवासी यानी हम सब मिलकर आखिरकार मुखिया के व्यवहार को बदलने में सक्षम होंगे? यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला समय देगा और जो आने वाले समय में विश्व राजनीति को आकार देगा।